students, today we will again talk about the mutual inductance. In mutual inductance there is some part coupling. Today I explain the coupling, what is coupling and what is the value of coefficient of coupling for the different coils. So today we see about this, and second topic is AC generator, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं उसके बारे में सिर्फ उसका बेसिक प्रिंसिपल मेन एक्सप्लेन करेंगे 12th क्लास के बेस पर, और बाकी चीज़ें आप जो पहले पढ़ा हुआ है वो सारी बातें आप उसको तैयार करेंगे। तो ये दो पार्ट आज देखते हैं और दोनों का अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद जो है ये चैप्टर आपका लास्ट पार्ट है, और अब नेक्स्ट उसमें कुछ एक्सरसाइज आपको हम बताएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपका चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं आपका कपलिंग, coefficient of coupling. First we want to know what is coefficient of coupling. Here the friction of magnetic flux, ध्यान से समझेंगे, मैंने ये बात लिखी नहीं है लेकिन बात आप लोग समझ करके इसको नोट भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक विथ द अदर कॉइल is called the coefficient of coupling between the two coil. Okay, this is the coefficient of coupling. हमने देखा अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने क्या देखा कि एक कॉइल के साथ इस इंडक्टिंग पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक कॉइल के साथ दूसरी कॉइल या तो साथ में लगी रहती है और या साइड बाय रखी रहती है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया कि ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब कितना पार्ट। हमने क्या बोला आपसे कि फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल, प्रोड्यूस्ड by the current in one coil that link with the other coil is called the coefficient of coupling between the two coil. तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखा कि इस कोफिशिएंट जो कि कितना फ्रैक्शन जो है दूसरे कॉइल में ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है प्रोड्यूस होता है विथ द अदर कॉइल, जो उसके साथ लिंक्ड रहता है एक दूसरे कॉइल के साथ में, वो चाहे किसी तरीके से लिंक्ड है। हम लेंज का लॉ भी पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेट को मूव कराने से कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और करंट जनरेट होता है। तो दो कॉइल का यहाँ पर संबंध चल रहा है इस चैप्टर में। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एनसीईआरटी में भी दूसरे तरीके से दिया हुआ है, इसको समझेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज ए बिग कॉइल एंड स्मॉल कॉइल इनसाइड द बिग कॉइल। एक इनसाइड एक स्मॉल कॉइल जो है वो एक बड़े कॉइल के अंदर है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक कॉइल जो है ए सेकेंड कॉइल इज केप्ट बाय साइड द फर्स्ट कॉइल, एक कॉइल दूसरे के साइड में रखी गई है, देन फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल टू सेकेंड कॉइल K is equal to 0 because no EMF produced in this case of magnetic lines passes straight. यहाँ पर जो है ये लाइन बिल्कुल सीधी चली जाती है, बिल्कुल पास, यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। फ्लक्स क्या होता है? जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है, रुकावट आता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये लाइनें बिल्कुल पास हो जाती हैं सीधे, तो क्या की वैल्यू मींस कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरीके से एक हमने इस तरीके से कॉइल लिया हुआ है जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, तो इसमें K की वैल्यू
k is greater than 0 but it is greater than 1 होता है। इस तरीके से अगर दो साइड बाई क्वाइल रखे रहते हैं तब, और अगर a coil kept inside the coil, a coil kept inside the coil for coil first big, पहली क्वाइल मान लीजिए बड़ी है और दूसरी क्वाइल जो है छोटी है, तो इस तरीके का अगर वहां पर अरेंजमेंट है तो a coil is kept inside the coil for coil first big if the number of turn first coil is n1, एरिया इज a1, लेंथ इज l। ध्यान रखिएगा दोनों क्वाइल की लेंथ जो होगी समान होगी। फॉर सेकेंड क्वाइल अगर नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, ओके, एंड एरिया इज a2 एंड लेंथ तो l ही रहेगा, देन द करेंट गिवन टू C1 एंड इंडक्शन इन C2 इज गिवन बाय दिस फार्मूला M21, that is the mutual inductance 2 with respect to 1। जो फर्स्ट क्वाइल है उसके रेस्पेक्ट में 2 में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, दैट विल बी M21 or that will be phi2 upon C1। C1 is the capacitance of the first coil, okay। then इसी चीज का हम यूज करेंगे induced EMF in a coil rotating in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हुए क्वाइल के साथ में कैसे ईएमएफ जनरेट होता है ये देखिए। एज ए एसी जनरेटर, एसी जनरेटर को हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम इसका प्रिंसिपल बता रहे हैं, वहां आपने इसका वर्किंग नहीं समझा था, या हम वर्किंग मेन समझा रहे हैं, फिगर के द्वारा भी आपको हम थोड़ा सा हिंट करेंगे। देन मैग्नेटिक फ्लक्स B1 मीन्स फर्स्ट क्वाइल म्यू नॉट N1 I1। ध्यान दीजिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड B1 is equal to म्यू नॉट N1 I1 where N1 is the turn density। टर्न डेंसिटी आप कई बार पढ़ चुके हैं, N अपॉन कैपिटल N इसकी वैल्यू होती है। तो फ्लक्स लिंक्ड टू वन टर्न ऑफ द क्वाइल, अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर phi2 means magnetic flux, that is the magnetic field, magnetic flux, and 2 means mutual inductance B with respect to Y, या mutual inductance 2 with respect to A is given by म्यू नॉट N1 I1 A1। ये कैपिटल A1 एरिया दिया हुआ है, यहाँ दे रहा है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट A1 is smaller than A2, first coil is smaller than second coil, then area is taken A1 but flux is taken on the second coil because the smaller coil generate how much flux that will be taken by the big coil। मतलब छोटी क्वाइल से स्मॉलर क्वाइल से जितना जनरेट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, how much flux that will be generated by the smaller coil, that will be taken by the big coil, क्योंकि बिग क्वाइल का एरिया जो है वो बड़ा है तो वो पूरा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स टेकन कर लेता है। then total flux linked is 2 phi2 is equal to mu naught N1 I1 or A1 is the area of first coil into N2 into L, okay। but we know that induced magnetic flux M21 is equal to mutual inductance with respect to 1 is equal to phi21 upon I1। तो ये phi21 की वैल्यू यहां से रखें हम अगर, तो दैट विल बी म्यू नॉट N1 I1 A1 N2 L अपॉन I1। तो ये I1 इससे कैंसिल हो जाएगा, N21 is equal to म्यू नॉट N1 A1 N2 L। ये फार्मूला आपका एक प्रूफ हुआ।
ये ध्यान रखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस के पार्ट में ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल एंड आल्सो first coil with respect to second coil, that will be equal, and M12 or M21 that will be same, that will be mu naught N1 A1 N2L. This will be also mu naught N1 A1 N2L, means M12 is equal to M21. तो दिस फार्मूला इज ए इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू, ये प्रूफ करने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका वी नो दैट, जब इतना आपका फ्लक्स आ गया तो E is equal to, according to the Fleming, according to the Lenz's law, E is equal to minus d phi upon dt। तो माइनस डी फाई की जगह पर बी ए कॉस थीटा, ओके, फाई की जगह पर बी ए cos theta। According to the Fleming right hand rule, we can find the direction of force, उस कॉइल के ऊपर लगने वाला डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम यहाँ पर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। If the length of the coil is L and breadth is B kept in a magnetic field, ये हम प्रिंसिपल बता रहे हैं आपको किसका, एसी जनरेटर का, ध्यान रखिएगा। If the length of the L coil is L and breadth is B, then magnetic field strength and its rotate about the axis normal to the magnetic field B. It is rotating with the angular speed omega, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है, वो उसको रोटेट कराता है। अगर दोनों साइड हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं तो वो टॉर्क के वजह से रोटेट करता है। तो वहां पर एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाता है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ द फ्लक्स लिंक टू द क्वाइल is BA cos theta if there are n turn. If there are n turn, then n will be here, phi is equal to n BA cos theta. Theta will be used omega t, then phi is equal to n BA cos omega t. That is the value of phi. Then during the rotation, flux is changing, therefore induced EMF will be created. वहां पर क्या होता है जनरेटर में कि रोटेशन के दौरान फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और फैराडे के सेकेंड लॉ से उसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अब की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ये टर्न एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है। इसको अगर हमने बाहर ले लिया तो दैट विल बी डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ओमेगा टी का तो माइनस साइन ओमेगा टी, और दिस विल बी बिकम एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर मैक्सिमम ईएमएफ के लिए, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए E को अगर E0 हम नोट करें तो दैट विल बी मैक्सिमम कब आएगा, देन एन बी ए ओमेगा। साइन कब कैसे होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, देन दिस विल बी एन बी ए ओमेगा। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ओके। अब इस इक्वेशन का यूज हम करते हैं इसका नेचर पता लगाने के लिए कि कोई भी फ्लक्स जब जनरेट होता है तो वो किस तरीके का रहता है, उसका नेचर क्या रहता है। तो यहाँ पर आपको बता दें हम कि एक साइनोसोडियल वेव बनती है, साइनोसोडियल वेव कहलाती है। ये साइन वेव भी आगे आप समझेंगे इसको कि दैट इज ए साइन वेव, इसको हम साइन वेव भी कहते हैं। अब साइन वेव कहते हैं इसको, तो इसका क्या नेचर है, क्यों ये साइन वेव बनती है कि सो इफ ए कॉइल रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड
then in a coil generate a induced EMF, and the value of EMF is find by equation E is equal to U0 sin omega t. E is equal to E0 sin omega t. ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे कई बार यूज होगा ये. E is equal to U0 sin omega t and EMF is one time increase and second time decrease. इसको ऐसे समझे हम वेव्स के द्वारा. तो यहां से अगर यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए यहां जो पहुंचेगा तो टाइम t/4 रहेगा, यहां जो पहुंचेगा तो टाइम t/2 लेंगे. t इज इक्वल टू आप समझ रहे हैं टाइम पीरियड, ठीक है. और यहाँ कितना हो जाएगा 3t/2 और यहाँ पर t हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर जो यहाँ इस पॉइंट पर 0 पर हम t जो है 0 रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी की वैल्यू भी 0 रहेगी, इसलिए ईएमएफ 0 हो जाएगा. ओके, यहाँ के बारे में अगर हम समझे इस पॉइंट पर तो यहाँ पर t/4 वैल्यू रहेगी t/2 टाइम में, तो थीटा की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, ये लिखा हुआ है आपका, और ओमेगा टी की वैल्यू भी 5/2 हो जाएगी, इसलिए E इज इक्वल टू E0 के बराबर हो जाएगा. ओके, E इज इक्वल टू E0 के बराबर क्यों हो जाएगा कि ओमेगा टी इज इक्वल टू pi/2 pi/2 90 90 इज इक्वल टू 1, so this will be equal to E0. ओके, देन इस पॉइंट पर ये मैंने नोट नहीं किया है लेकिन आपको हम अलग से बता रहे हैं, इसको नोट करते जाइए. t/2 टाइम पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल हो जाएगी, ओमेगा टी पाई के बराबर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा E0. यहाँ भी E इज इक्वल टू E0 के बराबर, E इज इक्वल टू 0 के बराबर था, यहाँ भी आपका E इज इक्वल टू 0 मिलेगा. ओके, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर t इज इक्वल टू 3π/4 रहेगा, 3π/4. ओके, तो ये थीटा की वैल्यू 2π आ जाएगी, यहाँ पर पाई, यहां से ये पाई हो जाएगा, 2π के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2 के बराबर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू E0 हो जाएगा. ओके, इसी तरीके से इस पॉइंट पर अगर हम आ गए तो t इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर हो जाएगा, t इज इक्वल टू ओमेगा थीटा इज इक्वल टू 2π हो जाएगा, और ओमेगा t इज इक्वल टू 2π, E इज इक्वल टू E0 हो जाएगा. तो दिस इज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ t, थीटा, E एंड E0. E एंड E0 की वैल्यू हमने अलग से आपको बताई, ये नोट कर लीजिएगा. ये एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो शॉर्ट में भी आपसे पूछी जा सकती हैं. तो ये आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था पार्ट था पूरा हुआ, लेकिन इससे जो रिलेटेड टर्म है आपका एसी जनरेटर. अब एसी जनरेटर के बारे में आप 10th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उसका फिगर भी आपने देखा हुआ है, फिगर देखा हुआ है, याद कर लीजिए किस तरीके से इसमें क्या क्या होता है. थोड़ा सा हम आपको हिंट कर दे रहे हैं कि ये करता क्या है एक्चुअली, कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इससे मैकेनिकल वर्क करके इसके ऊपर और इससे इलेक्ट्रिक हम जनरेट करते हैं, एसी जनरेटर एसी करंट जनरेट करते हैं. इलेक्ट्रो इसका प्रिंसिपल बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, मैंने पहले आपको लिखवा दिया है, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें एक कॉइल होती है जिसको हम ऑन ए कोर रोटेटर कहते हैं. ये कॉइल होती है जो रोटेट करती है, इसलिए हम इसको रोटेटर कहते हैं. दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है दोनों तरफ, स्टार्टर कहलाता है इसको. और उसके बाद कम्यूटेटर होता है जिसमें स्लिप लिंक के साथ कार्बन के बुश लगे रहते हैं यहाँ पर, है ना. ये सारा फंक्शन आपने 10th में पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल इसका वर्किंग, और साथ में सारी चीजें 10th में पढ़ी हुई है, इसलिए शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है. इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन कर लीजिएगा. मेन प्रिंसिपल क्या है, अभी आपने प्रूफ किया कि E इज इक्वल टू NBA ओमेगा.
इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो 220 वोल्ट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। यही यूएसए में जो है 60 हर्ट्ज का करंट फ्लो होता है घरों में। तो ये कुछ बातें थी जो आपको एसी जनरेटर से संबंधित थी और यह बात आप जो है नोट कर लेंगे और ये चैप्टर भी इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करिए और साथ में नोट्स भी बना करके पूरा रखिए।